Welcome back to my channel Success Mantra by Surbi Kapoor. So this is the third video of our chapter Print Culture and the Modern World. So guys, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप में प्रिंट कल्चर कैसे आया था, जापान में, चाइना में कैसे कैसे इनकी डिमांड्स बढ़ी थी, कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पे लोगों ने टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया था, लग्जरी एक्टिविटीज़ बनी थी हमारे पास यहाँ पे। और गाइज अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो दो वीडियोस देख कर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और उसके बाद इस थर्ड वीडियो पे आना आप लोग। सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंट कल्चर का। द थर्ड पार्ट इज द रीडिंग मेनिया। मेनिया मतलब पागलपन, मतलब क्रेज, कि किस तरीके से वहाँ पर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट कल्चर का क्रेज लोगों के अंदर बढ़ रहा था। 17th और 18th सेंचुरी वाला पीरियड हमारे पास वो पीरियड था कि हमारे यहाँ पर अलग अलग चर्चेस ने डिफरेंट एरियाज में, विलेजेस में स्कूल सेटअप करने स्टार्ट कर दिए थे। स्कूल सेटअप करने के साथ साथ इन्होंने वहाँ के पीजेंट्स को, वहाँ के हमारे आर्टिशियंस को, उन सबको इन्होंने प्रमोट करा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लो यहाँ पर। उनको लिटरेट करने के यहाँ पे स्टेप्स लिए गए थे। और इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप हमारे पास वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। दैट इज 60 to 80% लिटरेसी रेट हो चुका था। अब हमारे पास अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरीके से बुक्स सर्कुलेट होनी स्टार्ट हुई। अब ऐसा माना गया कि यार हर कोई बंदा तो हैवी जो है हमारे पास महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हमारे पास, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे पास प्रिंट कल्चर ने सस्ती बुक्स को भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था हमारे पास यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स इंट्रोड्यूस हुई। चैप बुक्स बोलते छोटी छोटी बुक्स इंट्रोड्यूस हुई जो गली में घूमते थे, पेडलर्स एंड हॉकर्स, रेडी लेके, साइकिल लेके, रिक्शा लेके। उन लोगों ने भी अपने पास क्या करा, बुक्स रखनी स्टार्ट कर दी कि भाई गली में जाएंगे, किसी को वेजिटेबल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसे बुक चाहिए होगी तो बुक भी दे देंगे। वो जो पेनी चैप बुक्स क्यों नाम रखा, बहुत सस्ती बुक्स होती थी, और इनको जो बुक्स को सेल करता था उसका नाम था हमारे पास यहाँ पे हमारा चैपमैन। और फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू का ट्रेंड है इमर्ज हुआ हमारे पास यहाँ पे। ये जो थी बेसिकली हमारे पास चीप बुक्स थी, दैट इज ऑफ नॉट ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, ऑफ नॉट अ वेरी एक्सीलेंट क्वालिटी। ये हमारे पास बहुत हल्की क्वालिटी की बुक्स थी यहाँ पर, ठीक है। इसका जो कवर था वो एक चीप ब्लू कवर जैसा कवर था, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, बिलियोथिक ब्लू। अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स प्रिंट होने स्टार्ट हुए जिसमें अलग अलग न्यूज़ आती थी। कोई न्यूज़ वॉर को लेके आ रही है, कोई न्यूज़ ट्रेड को लेके आ रही है, अलग अलग न्यूज़ यहाँ पे हमारे पास स्प्रेड होते हुए चलती थी। अब धीरे धीरे करके हमारे पास क्या हुआ, लोगों को ये पता लगने लगा कि भैया बुक्स में तो बहुत पावर है, बुक्स तो बहुत कुछ कर सकती है यहाँ पर। ऑब्वियसली ना, बुक्स, आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आप जान पा रहे हो कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी। अगर यही बुक्स ना होती, कोई आपको कितना बोल के बता पाता ना यहाँ पे। सो बुक्स की पावर्स को जानने लगे लोग यहाँ पे हमारे पास, और लोगों को ऐसा लगने लगा कि भैया प्रिंट कल्चर जो है हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में चेंजेस लेकर आ सकता है, लोगों को लिबरेट कर सकता है, सोसाइटी को लिबरेट कर सकता है। डिस्पोटिज्म बोले क्या, कि जो हमारे पास किंग रूल चल रहा था, कुछ हमारे पास सोशल कल्चरल रूल्स चलते हैं, उन सब चीज़ों से हमें कौन अलग कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये प्रिंट कल्चर हमें अलग कर सकता है, कुछ नई चीज़ें लेकर आ सकता है यहाँ पर। तो इस टाइम पे हमारे पास लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने भी ये बात बोली कि भैया प्रिंट जो है एक मोस्ट पावरफुल इंजन है हमारे पास। अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, एंड साइड बाय साइड एक प्रिंट ही है ऐसा जो हमारी पब्लिक ओपिनियन को चेंज करता है और लोगों के दिमाग में ये चीज़ भर देगा कि किस तरीके से हम डिस्पोटिज्म को यहाँ से स्वीप अवे कर सके, इसको यहाँ से हटा सके हम लोग, ठीक है। सो पावर ऑफ बुक्स में हमारे पास हमने एक नए फिलोसफर्स पढ़े हमारे पास, दैट इज लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। अगर हम बात करें प्रिंट कल्चर की, तो प्रिंट कल्चर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड ओवर देयर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आने के लिए प्रिंट कल्चर का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। क्यों? क्योंकि आइडियाज तो सबके दिमाग में होते हैं कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट हम उन आइडियाज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, उन आइडियाज़ को और ज़्यादा एश्योरेंस दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू दे देते हैं हम लोग वहाँ पे। तो प्रिंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी हमारे प्रिंट कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था। इसमें प्रिंट कल्चर ने मेन 3 फैक्टर्स यहाँ पे दिखे, 3 रीजंस दिखा कि क्या रोल प्ले रहा हमारे पास।
द फर्स्ट इज प्रिंट कल्चर एनलाइटन द आइडियाज ऑफ थिंकर्स। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में हमने बहुत सारे थिंकर्स के आइडियाज़ पढ़े थे। जॉन लॉक वर देयर, क्या पढ़ा था, बहुत सारे थिंकर्स के आइडियाज़ पढ़े थे, जैसे जॉन लॉक वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। एबीसीज था हमारे पास, वहाँ पे उन्होंने खुद, भले ही वो फर्स्ट और सेकंड कास्ट से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने क्या करा था, थर्ड क्लास को प्रमोट करने के लिए अपने लेटर्स प्रिंट करने स्टार्ट करे थे, अलग अलग चीज़ें स्पीचेस देनी स्टार्ट करी थी यहाँ पे। तो प्रिंट कल्चर ने थिंकर्स के आइडियाज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। उनके आइडियाज़ को पढ़ पढ़ के लोगों ने कहा ये तो बहुत सही कह रहा है, ऐसा तो होना ही चाहिए था हमारे पास, ठीक है। सो लोगों ने उनके आइडियाज़ को पढ़ना स्टार्ट करा, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, एंड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन प्रिंट कल्चर ने एक नया कल्चर लेकर आया, डायलॉग्स एंड डिबेट का। जैसे कि पहले तो जब तक हमें कुछ नहीं पता था तो हम भी कहते थे हाँ यार ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, बट जब हमें प्रिंट कल्चर के अकॉर्डिंग नॉलेज आनी स्टार्ट हुई तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, हमारे पास यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर बात करनी शुरू करी, उनके ऊपर डिबेट करना शुरू करा। नहीं यार तू तो बहुत गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता है, किसने बोला है कि ऐसा होता है हमारे पास यहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स कि डिबेट्स अराइज करने स्टार्ट करे। प्रिंट कल्चर ने कहा कि भैया फर्स्ट और सेकंड क्लास को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस देने के राइट्स नहीं है, तो थर्ड एस्टेट से भी कहा यार बात तो सही कह रही है, हम क्यों अभी तक इनकी बातें फॉलो कर रहे थे, हमें हमारे राइट्स होने चाहिए। अगर और कंट्रीज़ में लोगों के पास उनके राइट्स हैं तो वी मस्ट हैव आवर ऑन राइट्स। तो इस तरीके से हमारे पास प्रिंट कल्चर एक नया कल्चर लेकर आया, डिबेट और कल्चर, हमारे पास डायलॉग्स का। और उसके बाद प्रिंट कल्चर ने ही लोगों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज करने स्टार्ट करे अबाउट द रॉयल्टी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। किसने बनाया ये फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, क्यों बनाई ये फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, क्यों दिए उनको स्पेशल प्रिविलेजेस। तो इस तरीके के बहुत सारे सोशल ऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन रेज करने स्टार्ट करे इस प्रिंट कल्चर ने ही हमारे पास। सो ये था हमारे पास पूरा का पूरा रीडिंग मेनिया, जिसमें हमने छोटी छोटी सी बातें पढ़ी। यहाँ पर ये चैपमैन, चैप बुक्स, बिलियोथिक ब्लू, ये हमारे पास 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। और भैया इसको तो रट लेना, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट है ही है हमारा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है हमारे पास। और लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने क्या बोला था, इस चीज़ को भी आपने नोटिस में रखना है यहाँ पर। सो दैट्स इट अबाउट द रीडिंग मेनिया। लेट्स move forward with the next topic. Yeah, so guys, this is the next topic, that is the 19th century. अब 19th century मतलब बोले तो हमारे पास अब यहाँ पे एक टाइम अच्छा सा स्टार्ट हो चुका था। हमारे पास अब यहाँ पे प्रिंटिंग की नई नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस्ड हुई, नए नए इनोवेशंस हुए हमारे पास यहाँ से। उससे पहले सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास इंपॉर्टेंस दी गई चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स को रिलेटेड टू ऑल दीज प्रिंटिंग टेक्निक्स। अब हमारे पास यहाँ पे 19th सेंचुरी की एंड में क्या हुआ, प्राइमरी एजुकेशन कर दी कंपल्सरी। बोले तो अब बच्चा पार्टी पढ़ेगी बुक्स यहाँ पर। सो चिल्ड्रन जो थे एक इम्पॉर्टेंट एजुकेटर या इम्पॉर्टेंट रीडर्स हो गए हमारे पास, जिन्होंने बुक्स पढ़नी थी हमारे पास यहाँ पे। अब नीड पड़ी कि भैया जितना भी कंटेंट लिखा जाएगा बुक्स में, जो चिल्ड्रन स्पेशलाइज्ड बुक्स होंगी वो अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन होना चाहिए। अब इस चीज़ पे फोकस करता था एलाइट क्लास। वो इसमें देखता था एलाइट क्लास कि भाई अगर कोई कंटेंट वल्गर है, अगर कोई कंटेंट नॉन सुटेबल है हमारे बच्चों के लिए, तो वो उसको वहाँ से एलिमिनेट करवा दिया करता था। साथ ही साथ में बहुत सारी पेनी मैगजीन्स बनी, यहाँ पर छोटी छोटी मैगजीन्स बननी स्टार्ट हुई विमेन के लिए, ताकि विमेन घर पे बैठ के आराम से उन मैगजीन्स को, उन बुक्स को यहाँ पे पढ़ सके। इन बुक्स में मोस्टली हमारे पास जो होता था वो कंटेंट होता था, एसेज होते थे कि भैया बिहेवियर के ऊपर, दे कैन एबल टू मैनेज देयर हाउस होल्ड वर्क, हाउस कीपिंग कैसे करने, सब चीज़ों के ऊपर कंटेंट था कि भैया वो किस तरीके से फीमेल्स को और स्मार्ट बना सके घर के काम को प्रॉपर करने के लिए हमारे पास। और राइटिंग्स ने जब अलग अलग राइटिंग्स, अलग अलग लोग आने लगे हमारे पास, हमारी बहुत सारी फीमेल ब्रिटिश राइटर्स यहाँ पे रही जिन्होंने अलग अलग चीज़ों के ऊपर लिखा हमारे फीमेल्स के लिए। स्पेशल उन्होंने बोला कि भैया किस तरीके से हम एक न्यू टाइप ऑफ वुमेन जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे वुमेन कितना सारा काम करती है ना यहाँ पे अपने आप ही। सो न्यू टाइप ऑफ वुमेन जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन को हम लोग एनहांस कर सकते हैं यहाँ पर। सो बहुत सारी अलग अलग पॉजिटिव कि किस तरीके से फीमेल्स को मोटिवेट किया जाए, उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स प्रिंट होनी स्टार्ट हुई, अलग अलग नॉवेल्स आने स्टार्ट हुए हमारे पास। और बहुत सारे जो सेल्फ एजुकेटेड पर्सन्स थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखनी शुरू करी, उन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में लिखना शुरू करा।
सो सबने अपना अपना व्यू पॉइंट प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग देना स्टार्ट कर दिया था हमारे पास यहाँ पे। अब हमारे पास जब बच्चा पार्टी आई चुकी है बुक्स पढ़ने में, तो चिल्ड्रन प्रेस हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई। चिल्ड्रन प्रेस को इंट्रोड्यूस करी थी हमारे पास यहाँ पे ग्रिम ब्रदर्स ने। ग्रिम ब्रदर्स ने बहुत साल लगा दिए अपने नई नई फॉक टेल स्टोरीज लेकर आने में, अलग अलग कहानियाँ पेजेंट्स के बारे में, आर्टिशंस के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में कहानियाँ लेकर आनी शुरू करी यहाँ पे। और इनकी जो फोक स्टोरीज थी वो 1812 में पब्लिश होनी स्टार्ट हो चुकी थी फाइनली। एंड 1857 में चिल्ड्रन प्रेस जो थी उनकी सेटअप हुई हमारे पास यहाँ पे फ्रांस में। चिल्ड्रन प्रेस हमारे पास सेटअप हुई 1857 में। यहाँ तक तो काम था सॉर्टेड, बट अभी तक सारा का सारा काम किसका चला था? ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात हमने कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं सुनी। बट नाउ अब हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई हमारी न्यू प्रिंटिंग प्रेसेस, दैट इज इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे हमारे पास रिचर्ड एम हो, जो कि हमारे पास कहाँ से थे? न्यूयॉर्क से थे। इन्होंने हमारे पास इंट्रोड्यूस करी पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेसेस इंट्रोड्यूस करी। ये प्रेस एक टाइम पे 8000 शीट्स प्रिंट करती थी पर आवर में, और बेसिकली ये यूज़ होती थी हमारे पास न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने के लिए। सिलेंड्रिकल प्रेस हमारे पास ज़्यादा यूज हुई। उसके कुछ टाइम बाद ही मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में ये रहा। फिर 19th सेंचुरी में हमारे पास एक ऑफसेट प्रिंट प्रेस हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ पर प्रेस डेवलप करी गई हमारे पास यहाँ पे। ये एक टाइम पे 6 कलर्स इन अ शीट ये हमारे पास डेवलप कर लेते कि भैया प्रिंटिंग अच्छी खासी 6 कलर्स की एक बार में आ जाती थी। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद हमारे पास अब थोड़ा सा सिस्टम और इम्प्रूव हो गया। जो पेपर्स को रोल किया जाता था वो बहुत सॉलिड रोल होता था। पेपर जो खुलकर न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते थे वो भी बहुत ईजिली हो जाते थे यहाँ पे। सब जो काम था वो मैनुअली ना होकर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने लगा हमारे पास यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें और अच्छा फीडबैक यहाँ से मिलना स्टार्ट हो चुका था। अब इन बुक्स को सेल करने की बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई गई, क्योंकि भैया प्रिंट कल्चर की आ गई। प्रिंट कल्चर और इन प्रेस की वजह से आ गई थी बाढ़ पूरी की पूरी हमारे पास यहाँ पे। सो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, बहुत सारे पीरियोडिकल्स बनाए गए। पीरियोडिकल्स तो पहले भी बनते थे, उसमें क्या दिक्कत है? सीरियलाइज करके, सीरियल नंबर 1 जैसे आपकी सीरीज आती है आजकल, सीरीज पार्ट 1 खत्म तो पार्ट 2 के लिए सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे पीरियोडिकल्स प्रिंट करने स्टार्ट करे सीरियल नंबर में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ऐसे ही इंग्लैंड में एक चीप सीरीज इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे पास, शिलिंग सीरीज 1920 के दौरान हमारे पास यहाँ पे। और इन्होंने क्या करा, बुक्स को और अट्रैक्टिव लगे, बुक्स के डस्ट कवर बना दिए, बुक्स की जैकेट्स बनानी स्टार्ट कर दी, अलग अलग ट्रिक्स लेकर आए कि भैया बुक्स बिके, मार्केट में बुक बिके, बहुत ज़्यादा लेवल पे हमारे पास यहाँ पे सेल होते हुए चले। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी हमारे पास बुक्स को सेल करने की। अब भाई ये तो था हमारा आज का टॉपिक, वीडियो 3 का टॉपिक। बट एज ऑलवेज इन द एंड ऑफ माई वीडियो आई ऑलवेज यूज टू से कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी को मत बोलना, ये तो शॉर्ट हेल्पिंग रिवीजन है आपके लिए। फुल फ्लेज कंटेंट जो है वो आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है यहाँ पर। एंड अदर थिंग इज एनसीईआरटी क्यों पढ़ने, क्योंकि भैया सीबीएसई आए टाइम लेवल बढ़ा रहे हैं, कभी कहते हैं 40%, कभी कहते हैं 50%। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर। अगर चीज़ों को समझा उसके बाद अपने याद करा तो हम लोग कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर्स कराएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि भैया लास्ट मोमेंट में दिसंबर जनवरी में पढ़ना शुरू करेंगे और सब कर देंगे, तो भाई दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल नाउ। वो काम होता था जब सिर्फ रटने रटाने का होता था, अब सब बुक्स पढ़ने का काम है, तो हमें सब कुछ अच्छे से अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा हमारे पास यहाँ पे। ओके गाइज, सो काइंडली गो थ्रू विद द टॉपिक फ्रॉम द वीडियो एंड देन विद योर एनसीईआरटी। इफ एनी डाउट देन डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड वन मोर चीज़ है, जाते जाते लाइक शेयर और कमेंट करते हुए जाना कि वीडियो की एक्सप्लेनेशन लगी कैसे। ओके गाइज, थैंक यू।